In the today's lecture, we have discussed the remaining factors which is affecting to the dose. In the previous lecture, we will study the factors, that is age, then next is gender or sex, then next is body weight, then route of administration, then time of administration, then environmental factors, then emotional factors. In the today's lecture, we have discussed the remaining points of that factors which is affecting to the dose. Then let's see, the first is presence of disease. अब ये एक फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ डिसीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फैक्टर है, इसकी वजह से डोज को ये अफेक्ट करता है. तो ड्रग्स समथिंग द ड्रग्स like barbiturates and chlorpromazine is act as an antipsychotic drugs, and it produces long prolonged effect in patients having liver cirrhosis. कुछ जो ड्रग है इस तरीके के जो कि बारबिचरेट और क्लोरप्रोमाइज़िन है, इस तरीके के ड्रग जो रहते हैं पेशेंट के अंदर एक लॉन्ग इफेक्ट शो करते हैं. जैसे कि एक डिसीज़ है यहाँ पर लिवर सिरोसिस मतलब लिवर का जो डैमेज होता है उसे क्या बोलेंगे, लिवर सिरोसिस होता है. इस लिवर सिरोसिस के जो डिसीज़ है इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक और एक्सक्रीशन का जो रेट है ड्रग्स का, जैसे कि एक बारबिचरेट और क्लोरप्रोमाइज़िन ये जो ड्रग है इसका जो एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिक जो रेट है, एक्सक्रीशन होता नहीं, इसकी वजह से जो ड्रग है वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से उसका एक प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो होता है पेशेंट के अंदर. द नेक्स्ट इज स्ट्रिप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी. ये जो स्ट्रिप्टोमाइसिन ड्रग है मेनली ये किडनी द्वारा ही एक्सक्रीट किया जाता है. तो कुछ कंडीशन, इफ़ द किडनी ऑफ द पेशेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अब किसी पेशेंट की किडनी और किडनी स्टोन है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं होती, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो ड्रग है जो कि किडनी से एक्सक्रीट होता है वो एक्सक्रीट नहीं होगा, तो एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा उस पेशेंट के अंदर. तो ये प्रेजेंस ऑफ फैक्टर है जो कि डोज को अफेक्ट करता है. देन नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग फीवर. अब जब पेशेंट को बुखार आए तो इस पे पेशेंट को क्या हो जाएगा कि जो टॉलरेट होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेस का, वो क्या हो जाएगा एंटीपैरेटिक देन अ नॉर्मल पर्सन. जो टॉलरेट होता है किसका, पैरासीटामोल टैबलेट का, जो टॉलरेट जो पर्सन करता है एंटीपैरेटिक ड्रग को, तो वो क्या हो जाएगा कि वो उसको टॉलरेट कर देगा. जो नॉर्मल पर्सन रहता है उसके हिसाब से वो जो पेशेंट है समझो मान लीजिए कि एक फीवर जो जिस पेशेंट को फीवर है उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा कि एंटीपायरेटिक जो ड्रग है वो ज़्यादा टॉलरेट करण्याची म्हणजे सहनशक्ती त्याच्यात निर्माण होऊ शकते ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल पर्सन. ये क्या था, एक प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ था जो कि एक फैक्टर है जो कि डोज को अफेक्ट करता है. देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ एक्यूमुलेशन. द ड्रग्स एक्यूमुलेशन मतलब क्या है, इसके नाम से ही हमको समझ में आता है कि एक्यूमुलेशन मतलब क्या. समथिंग कुछ एक ड्रग है जो कि बॉडी में एक एक्यूमुलेट होता है और उसकी वजह से कुछ तो एक हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर होता है, उसे क्या बोलेंगे, एक एक्यूमुलेशन बोलेंगे. तो अब इसका कैसा ये फैक्टर अफेक्ट करता है डोज के ऊपर वो हमको स्टडी करना है. द ड्रग्स which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body and produce toxic symptoms if it is repeatedly administered for a long time. Example digitalis, imetin and heavy metals. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ जो ड्रग रहते हैं उनका जो एक्सक्रीट होने का जो रेट रहता है वो स्लो रहता है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ड्यू टू स्लो एक्सक्रीशन दे मे बी बिल्ट अप. मतलब क्या हो जाएगा की त्यांचा एक थर जमा होईल बॉडीमध्ये आणि ते थर एक हाय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जमा होत आहे, एक ॲक्युमुलेट होतं आहे बॉडीमध्ये आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे एक टॉक्झिक सिम्पटम्स शो होणार आहेत बॉडीमध्ये. आणि असं का होतं की ते जे ड्रग आहेत ते रिपीटेडली आपण त्या पेशंटला देत राहिलो, ॲडमिनिस्टर करत राहिलो लाँग टाईमसाठी, लाँग पिरियडमध्ये त्यांना देत राहिलो तर त्याच्यामुळे ते ॲक्युमुलेट होणार आहेत आणि स्लो एक्सक्रिशन रेट त्यांचं होणार आहे आणि ते ॲक्युमुलेट होत राहणार आहेत बॉडीमध्ये आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की एक टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस होणार आहे त्या पेशंटमध्ये. असे काही ड्रग आहेत ते कोणते आहेत की एक्झाम्पल आहेत तिथं काही, एक डिजिटॅलिस आहे, इमिटिन मतलब एक
ओमिटिंग प्रोड्यूस करने का एक ड्रग रहता है, उसको इमिटिन बोलते हैं। देन डिजिटलिस है, देन हेवी मेटल्स हैं। देन नेक्स्ट इज दिस ऑकर्स ड्यू टू, ये क्यों ऑकर होता है, क्योंकि एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट इसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है, उसको एक्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं, एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। द एक्यूमुलेटिव को ही क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय स्लो एक्सक्रीशन एंड आल्सो रैपिड एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब ये जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट रहता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है कि स्लो एक्सक्रीशन होता है ड्रग का, उसकी वजह से एक्यूमुलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और एक रैपिड एब्सॉर्प्शन भी होता है ड्रग का, रैपिडली एब्सॉर्प्शन होता जाएगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन रेट स्लो रहने की वजह से वो जो ड्रग का जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो वैसे ही बॉडी के अंदर त्याचं काय होणार आहे, थरधमा होत राहणार आहे, ते ॲक्युमुलेट होत जाणार आहेत बॉडीमध्ये आणि त्याच्यामुळे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होणार आहे किंवा टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस होणार आहे और टॉक्झिक सिम्पटम्स त्या पेशंटमध्ये दिसून येणार आहेत. त्याला काय म्हणणार आहेत आपण, ॲक्युमुलेशन असं म्हणणार आहेत. हे काय फॅक्टर्स आहे जे की डोसला अफेक्ट करतं. देन नेक्स्ट फॅक्टर आहे ॲडिटिव्ह इफेक्ट. आता ॲडिटिव्ह इफेक्ट काय आहे, ॲडिटिव्ह म्हणजे आपल्याला नावातच कळून जाईल की ॲडिटिव्ह म्हणजे काय, ॲड होत जाणार आहे ॲडिटिव्ह इफेक्ट. आता बघूयात ॲडिटिव्ह इफेक्ट काय. व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ 2 or more drugs administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action, the phenomenon is called as additive effect. इथे एक डायग्राममध्ये दाखवले बघा, इथं इथे दोन टाईपचे ड्रग दिलेले आहेत, एक ए टाईपचा आहे आणि एक दुसरं बी टाईपचा आहे. आता हे व्हेन द टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दो फार्माकोलॉजिकल जो ऐसे दो ड्रग लेने हैं कि उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, दो ऐसे ड्रग लेने हैं हमको जिसके एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और वो साथ में एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को. और उससे क्या होगा कि उसकी जो दोनों की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या हो जाएगी, दोनों की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है दो ड्रग की वो सेम हो जाएगी. किससे सेम हो जाएगी, उसकी जो इंडिविजुअल एक्शन होती है ड्रग की उसके बराबर दोनों की एक्शन सेम हो जाएगी. देखो यहाँ पर बताया गया ए एंड बी, ए प्लस बी हो जाएगा. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एडिटिव इफेक्ट. समझ में आता है क्या है. व्हेन टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब कि दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्ले करने वाले ड्रग्स हमको लेने हैं, दो और दो से ज़्यादा लेंगे हम और उसको एडमिनिस्टर करेंगे, दोनों को साथ एडमिनिस्टर करेंगे इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर टू द पेशेंट. और वो दोनों का जो रोल प्ले होने वाला है वो दोनों का रोल प्ले सेम होगा, जो कि इंडिविजुअल का जैसे अब समझो कि एक ड्रग हम देने वाले हैं, इंडिविजुअली हम एक ड्रग देने वाले हैं, उसका रोल प्ले कैसे होता है, उसका जो इफेक्ट होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसके बराबर ही दोनों का भी इफेक्ट बताने वाला है. ए प्लस बी का दोनों का सम होने वाला है और दोनों का सेम ही इक्विवेलेंट रोल प्ले होने वाला है. फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन रहता है दोनों का सेम बताने वाला है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल के जैसे ही दोनों का बताने वाला है. उसे क्या बोलेंगे, एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे. तो एक एग्जांपल यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ इफेड्रीन एक ड्रग है और एमिनोफाइलिन, ये जो दो ड्रग है इनको क्या करना है, एक ब्रोंकियल अस्थमा के वास्ते दोनों को भी देने वाले हैं. तो इसका एक एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और एक सेम इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दोनों का भी कंबाइंड में देने की वजह से एक सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस पेशेंट के ऊपर दिखाई देगा. तो इसे क्या बोलेंगे, एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे. देन नेक्स्ट फैक्टर, द नेक्स्ट फैक्टर इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है. यहाँ पर एक टाइप का एक ड्रग है, दूसरा बी टाइप का एक ड्रग है, तो इससे क्या एक्शन शो होती है ये हमको देखना है. यहाँ पर when two or more drugs are used in the combination form their action is increased. अब यहाँ पर क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या, जब हम दो और दो से ज़्यादा ड्रग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं पेशेंट को, तो वो दो और दो से ज़्यादा जो ड्रग देते हैं तो उस दोनों की एक्शन क्या होती है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. और उसे क्या बोलेंगे हम सिनर्जिज्म ऐसे बोलेंगे. दो और दो से ज़्यादा ड्रग हम कॉम्बिनेशन में पेशेंट को अगर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उनकी जो एक्शन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और वी कैन से दैट थेराप्यूटिक एक्शन इज़ इंक्रीज. दिस इज़ कॉल्ड एज, और दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज सिनर्जिज्म. तब इसे क्या बोलेंगे, सिनर्जिज्म ऐसे बोलेंगे. तो synergism is very useful when the desired therapeutic result needed is difficult to achieve the single drugs.
अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक सिनर्जिज्म जो है इज़ वेरी यूज़फुल है, ये सिनर्जिज्म वेरी यूज़फुल है। कब है? व्हेन डिजायर्ड थेरापेटिक रिझल्ट, जब पेशंट को एक डिझायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट की गरज होती आहे, म्हणजे त्यांना एक थेरापेटिक इफेक्टची जेव्हा गरज असते त्या पेशंटला, तेव्हा सिनर्जिज्म एक चांगलं रोल प्ले करतं ॲज कम्पेअर टू द सिंगल ड्रग, जेणेकरून आपल्याला सिंगल ड्रग देऊन तेवढं चांगलं एक थेरापेटिक किंवा फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन भेटणार नाही. त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये सिनर्जिझमचं एक चांगलं रोल प्ले होऊ शकतं. आता एक एक्झाम्पल हे खाली एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की प्रोकेन आणि ॲड्रेनालिन हे एक ड्रग आहेत. ते कॉम्बिनेशनमध्ये दिल्यानंतर त्यांचं जे ड्युरेशन किंवा फार्माकोलॉजिकल जे किंवा थेरापेटिक जे ॲक्शन आहे ते इन्क्रीज होणार आहे दोन्हीची मिळून. तर हे काय सांगणार आहे, त्यालाच काय सांगणार आहेत आपण, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट असं म्हणणार आहेत. समजते? वेन 2 or more drugs are used in the combination form, their action is increased, and this phenomenon is called as synergism. And synergism is very useful when डिझायर्ड थेरापेटिक रिझल्ट इज नीडेड. जेव्हा आपल्याला गरज असते डिझायर्ड किंवा फार्माकोलॉजिकल किंवा थेरापेटिक ॲक्शनची, जेव्हा आपल्याला गरज असते त्यावेळेस सिनर्जिझम हे एक मोठं रोल प्ले करतं ॲज कम्पेअर टू द सिंगल डोसेज ऑफ ड्रग्स. एग्जाम्पल प्रोकेन एंड एड्रेनालिन, ये दोनों को कॉम्बिनेशन में हमको पेशेंट को देना है और दोनों का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. उसे क्या बोलेंगे? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऐसे बोलेंगे. नेक्स्ट जो है फैक्टर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है. अब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या, वो हमको स्टडी करना है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम इन्होंने यहाँ पर बताई है. आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं ये एग्जाम्पल और ये रिस्पॉन्स नीचे टाइम ए और बी ड्रग्स दोनों का कॉम्बिनेशन. ये एग्ज़ाम में इसी तरह से नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. जैसे कि मैंने स्लाइड्स पर आपको सब चैप्टर के एक नोट्स में बता रही हूँ, उसी टाइप से आपको ये सब नोट्स विथ देयर अगर कुछ डायग्राम हुई तो, जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ बता गया है उस तरह से आपको इसके नोट्स निकालते जाना है. 1 by 1 चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है और इसके आपको नोट्स कंप्लीट ही करने हैं किसी भी तरह से. तो ये हम फैक्टर पढ़ रहे थे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. ये क्या है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और ये कैसे अफेक्ट करता है डोज को, वो हमको स्टडी करना है. तो क्या है देखेंगे. व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग on the same physiological system is known as drug antagonism. व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज़ अपोज्ड, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अब एक जो ड्रग रहता है, एक ड्रग की जो एक्शन रहती है वो दूसरी ड्रग को अपोज करती है ऑन द सेम जो भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है. मतलब त्या पेशंटला आपण एक ड्रग देणार आहोत आपण आणि त्याची जी ॲक्शन आहे ती अपोज करणार आहे दुसऱ्या ड्रगला, तर त्या कंडिशनला काय म्हणणार आहेत, अँटागोनिझम और अँटागोनिस्टिक इफेक्ट असं आपण म्हणणार आहेत. द यूज ऑफ अँटागोनिस्टिक रिस्पॉन्सेस टू ड्रग इज़ वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग. मतलब ये जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स जो है इसका वैल्यू जो भी पॉइजनिंग होती है पेशेंट के अंदर, फूड पॉइजनिंग, एसिड पॉइजनिंग, फ्रूट पॉइजनिंग एक्सेट्रा, जो ऐसे टाइप की जो पॉइजनिंग रहती है, इस तरह की जो पॉइजनिंग रहती है इसके अंदर ये एंटागोनिस्टिक और एंटागोनिज्म इफेक्ट काम करता है. इस ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है इस तरह के ड्रग को. तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ गिवन इन द एसिड पॉइजनिंग वेयर अल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एसिड पॉइजनिंग जो होती है पेशेंट को उसमें दिया जाता है. तो उससे क्या हो जाएगा कि जो एसिड रहता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और अल्कलाइन करेगा. इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से इसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा. इस एसिड जो रहता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इस पॉइजनिंग का इफेक्ट कम हो जाएगा ड्यू टू दिस एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्सेस. समझ में आता है. एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, जो कि हम ड्रग लेने वाले हैं तो उस ड्रग का जो एक्शन रहता है अपोज करता है दूसरे ड्रग के एक्शन को.
ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, उस फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एक जो ड्रग रहता है, एक जो ड्रग रहता है उस ड्रग से दूसरे ड्रग का जो एक्शन रहता है उसको अपोज किया जाता है इन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम. दिस इज कॉल्ड एज ड्रग एंटागोनिजम्स एंड दिस एग्जाम्पल इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन एसिड पॉइजनिंग. The next example or factor that is idiosyncrasy. अब idiosyncrasy क्या है ये हमको स्टडी करना है. An extraordinary response to a drug which is different from its characteristics pharmacological action is called idiosyncrasy. अब idiosyncrasy मतलब क्या? An extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called as idiosyncrasy. मान लीजिए कि एक ड्रग हमको एक डिसीज़ के अंदर एक ड्रग देना है, ड्रग देने वाले हम पेशेंट को, हम पेशेंट को ड्रग देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका एक अलग से एक एक्शन और थेरापेटिक एक्शन उसके ऊपर दिखाई देगा जो कि एक एलर्जी टाइप का एक अलग ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रोल प्ले कर देगा उस पेशेंट के अंदर. तो उसे क्या बोलेंगे? आयडियोसिनक्रेसी से बोलेंगे. मतलब आपल्याला ड्रग द्यायचा आहे, एका ट्रीटमेंटवर आपल्याला ड्रग द्यायचा आहे. समजा आपण पॅरासिटामॉलची टॅबलेट दिलेली आहे पेशंटला आणि त्याचं ते पॅरासिटामॉलचं इफेक्ट त्या पेशंटवर न होता एक दुसरंच किंवा रॅशेस येणार आहेत किंवा स्वेलिंग होणार आहे त्या बॉडीवर, एक वेगळीच त्याच्यावर काय होणार आहे की त्या पॅरासिटामॉल टॅबलेटमुळे एक डिफरंटच कॅरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन किंवा थेरापेटिक ॲक्शन त्या बॉडीवर दिसणार आहे आपल्याला, किंवा एक ॲलर्जिक टाईपचं रिॲक्शन त्याच्यावर दिसणार आहे. त्याला काय म्हणणार आहेत आपण? आयडियोसिनक्रेसी असं म्हणणार आहेत. द वर्ड आयडियोसिनक्रेसी हॅज बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म ड्रग एलर्जी. अब क्या है कि ये जो आइडियोसिनक्रेसी है जो एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था ये वर्ड, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एलर्जी से. अब क्या बोलेंगे? एलर्जी बोलेंगे. समथिंग किसी टाइप की किसी फूड से, किसी ड्रग से किसी पेशेंट को एलर्जी है, एक वो ड्रग और वो फूड लेने के बाद उसको क्या हो जाएगा? एलर्जी हो जाएगा. उसे क्या बोलेंगे? आइडियोसिनक्रेसी ऐसे बोलेंगे. एक एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन. अब जो स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट का एस्पिरिन टैबलेट पेशेंट को दे रहे हैं हम, तो उससे दे में कॉज क्या हो जाएगा? एक गैस्ट्रिक हिमोरेज उसको हो जाएगा. स्मॉल क्वांटिटी में हम उसको देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसको गैस्ट्रिक हिमोरेज हो जाएगा. ऐसे क्यों हो जाएगा कि उस पेशेंट को एस्पिरिन से एलर्जी है और वो उसकी वजह एलर्जी है, उस एस्पिरिन से उस पेशेंट को एलर्जी है और वो पेशेंट को उस डॉक्टर को पता नहीं होता, अननोन नहीं है, अनडिज़ायरेबल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ये डॉक्टर को भी पता नहीं है कि इस पेशेंट को इससे एलर्जी हो सकती है, पता नहीं होता. तो ऐसा एक फॅक्टर अफेक्ट करता है डोस के वास्ते, जेणेकरून ते डॉक्टर्सला सुद्धा माहीत नसते की ह्या ड्रगमुळे ह्या पेशंटला ॲलर्जी होऊ शकते. तर हे सांगितलेलं आहे इथं एक्झाम्पल. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन में कॉज गैस्ट्रिक हिमोरेज एंड स्मॉल डोसेस ऑफ क्यूनिन में प्रोड्यूस रिंगिंग इन द एयर्स. अब रिंगिंग इन द एयर्स ये क्या है? आपको पता लगाना है कि रिंगिंग ऑफ द एयर्स क्या है. ये इसको सर्च करो क्या है ये रिंगिंग ऑफ द एयर्स. क्यूनिन क्या है? एक एंटी मलेरियल ड्रग है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिंगिंग इन द एयर्स हो जाएगा. रिंगिंग इन द एयर्स हो जाएगा. मतलब ये कि क्यूनिन जो ड्रग है एंटी मलेरियल ड्रग है, इसकी अगर ये हम पेशेंट को देंगे तो क्या हो जाएगा? रिंगिंग इन द एयर मतलब क्या हो जाएगा कि उस पेशंट को कुछ साईड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे, जसे की ते कानात दुखणार आहे किंवा त्या कानातून जास्त जे वॅक्स मटेरियल आहे ते बाहेर येणार आहे किंवा हेडेकसुद्धा त्या पेशंटला होऊ शकतं. एक वेगळंच डिफरंटच कॅरेक्टरिस्टिक त्या पेशंटला दाखवतं. एका ड्रगमुळे एक वेगळंच कॅरेक्टरिस्टिक दाखवू शकते. हे काय एक ॲलर्जी टाईपचं एक एक्झाम्पल आहेत. सम पर्सन्स आर सेन्सिटिव टू पेनिसिलिन एंड सल्फोनामाइड बिकॉज दे प्रोड्यूस सीवियर टॉक्सिक सिम्टम्स. अब कुछ पर्सन रहते हैं, उनको क्या होता है कि
एक सेंसिटिव और क्या बोलेंगे एक सेंसिटिव स्किन रहती है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी पेनिसिलिन की और सल्फोनामाइड की क्या हो जाता है कि एक एलर्जी रहती है उनकी वजह से। अगर वो देंगे तो एक सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट और सिम्टम शो हो जाएगा उस पेशंट के अंदर. म्हणजे सांगण्याचं उद्देश एवढंच आहे इथं की काही काही ड्रगमुळं किंवा सर्टन ड्रगमुळं एखाद्या पेशंटला ॲलर्जी होऊ शकते आणि त्या डॉक्टरला सुद्धा माहीत नसतं आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे त्या डोसचा त्या पेशंटवर अफेक्ट होणार आहे आणि एक वेगळंच टॉक्झिसिटी किंवा हार्मफुल इफेक्ट त्या पेशंटवर शो होणार आहे. त्याला काय म्हणणार आहेत ॲलर्जी किंवा आयडिओसिन्क्रेसी असं म्हणणार आहेत, विच इज द फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द डोस. द नेक्स्ट फॅक्टर इज टॉलरन्स. टॉलरेंस ये एक फैक्टर है. अब टॉलरेंस किसे बोलेंगे ये हमको स्टडी करना है. व्हेन एन अनयूजुअल लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिसाइट एन इफेक्ट ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस बाय नॉर्मल थेरापेटिक डोज ऑफ द ड्रग, द फिनोमिनन इज टर्म एज ड्रग टॉलरेंस. मतलब क्या होता है कि ड्रग टॉलरेंस का क्या मतलब है. जब अनयूजुअल लार्ज क्वांटिटी में ऑफ ड्रग किसी पेशेंट को समझो एक पैरासीटामोल की टैबलेट हम एक फीवर कंटेनिंग पेशेंट को हम पैरासीटामोल की टैबलेट देते हैं एक पर्सन को, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो उसका जो बुखार है वो कम हो जाएगा. और दूसरे पेशेंट को जिसको फीवर है उसको क्या हो जाएगा कि जो पहले वाले पेशेंट को हमने 500 मिलीग्राम की टैबलेट दी थी उससे उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो मेंटेन हो गया था और उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो लो हो गया था और मेंटेन हो गया था. अब वही टैबलेट हम दूसरे फीवर कंटेनिंग पेशेंट को हम वही 500 मिलीग्राम की टैबलेट देंगे तो क्या हो जाएगा उसका बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होगा. तो उसको क्या करने पड़ेगी एक 100 और 1000 मिलीग्राम की जो टॅबलेट आहे समथिंग जास्त अमाऊंटमध्ये ते टॅबलेट आपल्याला त्या पेशंटला द्यावं लागणार आहे जेणेकरून ते जास्त डोस दिल्यानंतर त्या पेशंटचं जे फीवर आहे ते कमी होईल. तर ह्याला काय म्हणणार आहे टॉलरन्स होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे त्या पेशंटला जो पेशेंट था दूसरा पर्सन जिसको ज़्यादा डोज पैरासीटामोल की टैबलेट ज़्यादा लगी थी उससे क्या हो जाएगा कि वो उसकी जो बॉडी रहती है जो इसकी इम्यूनिटी पावर रहती है उसकी क्या हो जाएगी टॉलरेट हो जाएगी उस ड्रग को. समझता है मैं क्या बोल रही हूँ. एक पर्सन को 500 मिलीग्राम से उसका जो बुखार था फीवर था वो कम हो गया था, लेकिन अब जो दूसरा पर्सन है उसको भी फीवर है लेकिन उस फीवर को 500 मिलीग्राम टैबलेट पैरासीटामोल टैबलेट से उसका फीवर कम नहीं होता, उसको ज़्यादा डोज और 100 मिलीग्राम की टैबलेट उसको लगती है. तो क्या हो जाएगा वो जो पेशेंट है वो ड्रग को टॉलरेट कर देगा, उसको ज़्यादा जो डोज है वो ज़्यादा लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे टॉलरेंस से बोलेंगे. व्हेन एन अनयूजुअल लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा डोज लगेगा किसे इफ़ेक्ट बताने में ज़्यादा डोज लगेगा. इफेक्ट ऑन ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस देन बाय द नॉर्मल थेरापेटिक डोज ऑफ द नॉर्मल जो डोज होता है उससे ज़्यादा डोज लगेगा टू इलिसाइट द ऑर्डिनरी इफेक्ट. दिस टर्म इज कॉल्ड एज टॉलरेंस. एग्जाम्पल स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटीन. अब जो स्मोक करते हैं वो टॉलरेट करते हैं निकोटीन को. और अल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल. अब पता ही है आपको ऑब्वियसली जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो कितना भी अल्कोहल उनको देने के बाद वो उसको टॉलरेट ही करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उनको वो पीने के बाद क्या हो जाएगा कि वोमिटिंग हो जाएगी, उनको हेडेक हो जाएगा इस तरह से. लेकिन जो बार बार लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उनको काय त्यांना सवय होऊन जाते किंवा ते टॉलरेट करतात त्या अल्कोहलला. त्यांना किती पण दिलं तर ते पितच राहतात अल्कोहोल. अशा प्रकारे टॉलरन्सचं मिनिंग आहे. समजतं आहे. हे एक फॅक्टर आहे जेणेकरून ते अफेक्ट करतं डोसला. नेक्स्ट फॅक्टर जे आहे टॅकिफिलॅक्सिस काय आहे हे आपण पाहूयात. It has been observed that when certain drugs are administered repeatedly at short intervals, the cell receptor get blocked up and pharmacological response to the particular drug is decreased. आप सभी ने रिसेप्टर क्या है, बाइंडिंग साइट क्या है, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये सभी ने फार्माकोलॉजी में शायद से आपका चल रहा है चैप्टर, आप स्टडी कर रहे हैं ये रिसेप्टर क्या होता है. तो हम ओवरऑल ऊपर का स्टडी करेंगे इसका क्या है. डीप में तो आप
अपने फार्माकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं आप, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड है ना सर्टन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली। मतलब ये एटाइफिलैक्सिस कब होता है, जब सर्टन ड्रग्स, कुछ ड्रग रहते हैं वो रिपीटेडली हम शॉर्ट इंटरवल के वास्ते रिपीटेडली एडमिनिस्टर करते हैं। उससे क्या हो जाएगा, जब भी हम बार बार वो ड्रग को देंगे तो जो सेल रिसेप्टर रहते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और उसका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस रहता है टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, वो जो पर्टिकुलर ड्रग देते हैं पेशेंट को, उसका जो पर्टिकुलर ड्रग का रिस्पांस रहता है वो डिक्रीज हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस और थेरापेटिक रिस्पांस जो रहता है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, कि हम सर्टन ड्रग्स उस पेशेंट को बार बार शॉर्ट इंटरवल्स के वास्ते देते रहेंगे, तो सेल रिसेप्टर रहते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और उससे फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा टू दैट पर्टिकुलर ड्रग्स। उसे क्या बोलेंगे, टैकीफिलैक्सिस ऐसे बोलेंगे। द ड्रग रिस्पांस कैन नॉट बी ऑब्जर्व, the decreased response cannot be reversed by increasing the dose। अब जैसा सिनर्जिज्म में हम 2 कॉम्बिनेशन में ड्रग देते थे, और उसका जो 2 कॉम्बिनेशन में ड्रग देने की वजह से उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरापेटिक जो एक्शन रहता था इंक्रीज होता था। अब इसमें वैसा है क्या, नहीं है। अब हम जो ब्लॉक हो गए, जो ब्लॉक झालेले जे रिसेप्टर असतात त्याचे ॲक्शन वाढवण्यासाठी आपण जर ते ड्रग जास्त प्रमाणात जर डोस वाढवला तरी त्याचा रिस्पॉन्स काय होणार नाही आहे। तर ह्याच कंडिशनला काय म्हणतात, टॅकीफिलॅक्सिस किंवा ॲक्यूट टॉलरन्स असं म्हणतात। द ड्रग रिस्पॉन्स कॅन नॉट बी रिव्हर्स्ड बाय इन्क्रीजिंग द डोस। जसं आपण सिनर्जिझममध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त जे ड्रग देत होतो त्याच्यामुळे त्यांचं काय डोस इन्क्रीज होत होते किंवा फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन इन्क्रीज होत होती, तसं त्याला काय म्हणतात, सिनर्जिज्म ऐसे बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं ज़्यादा प्रमाणात ॲडमिनिस्टर ड्रग केल्यामुळे काय होणार आहे, रिसेप्टर ब्लॉक होणार आहेत आणि त्याचं जे पर्टिक्युलर रिस्पॉन्स होते ते होणार होतं, जे होत होतं रिस्पॉन्स जे ते कमी होणार आहे। आणि ते रिस्पॉन्स वाढवण्यासाठी आपण जर सर्टन ड्रग्स जास्त प्रमाणात त्याचं डोस जरी इन्क्रीज केलं तरी त्याचं रिस्पॉन्स काय वाढणार नाही, ते रिस्पॉन्स डिक्रीजच होणार आहे, कमीच होत राहणार आहे। अशा कंडिशनला आपल्याला इथं काय म्हणता येते की टॅकीफिलॅक्सिस असे म्हणणार आहेत किंवा ॲक्यूट टॉलरन्स असं म्हणतात। तर त्याचं एक एक्झाम्पल आहे इथं, एफिड्रिन व्हेन गिवन इन रिपीटेड डोसेस इन शॉर्ट इंटरवल्स द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा मे प्रोड्यूस व्हेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू टॅकीफिलॅक्सिस। म्हणजे काय सांगितलं आहे, एफिड्रिन जेव्हा आपण सतत रिपीटेड डोसमध्ये शॉर्ट टर्मसाठी किंवा शॉर्ट टाईमसाठी त्या ब्रॉन्कियल अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण एफिड्रिन जर रिपीटेडली देत राहिलो तर काय होणार आहे, इथं काय लेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होणार आहे आणि त्याच्यामुळे एक टॅकीफिलॅक्सिसचं कंडिशन शो होणार आहे त्या पेशंटमध्ये। समजते काय टॅकीफिलॅक्सिस, ओके। देन हे एक एक्झाम्पल किंवा एक फॅक्टर आहे जे की अफेक्ट करतं डोसला। देन नेक्स्ट फॅक्टर आहे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। अब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्या है, फर्स्टली देखेंगे चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अब क्या होता है कि कुछ सर्टन जो ड्रग्स प्रोड्यूस होने के बाद ही जो ड्रग रहते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो डिसीज़ के ऊपर ही रोल प्ले करता है। जैसे कि सैलिसिलेट जो ड्रग है रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ओनली इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। जब भी बॉडी का टेम्परेचर प्रोड्यूस होने वाला है पेशेंट के अंदर, यानी कि फीवर होने वाला है पेशेंट को, उसी कंडीशन में सैलिसिलेट यानी कि एस्पिरिन और वी कैन से दैट पैरासीटामोल टैबलेट की जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं बॉडी टेम्परेचर में। समझ में आता है क्या, किसी कंडीशन में किसी डिसीज़ में ही ड्रग का एक्शन शो होने वाला है, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन में हम अगर बॉडी टेम्परेचर देंगे तो उसका अलग ही हो जाएगा और उसका एक क्या बोलेंगे कि एक कुछ उसका इफेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस पेशेंट के अंदर, उसके अंदर एक पर्सन के अंदर नहीं दिखेगा। सर्टन डिसीज़ के कंडीशन में ही सर्टन टाइप के ड्रग्स का इफेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है और ट्रीटमेंट दिखाई देता है। तो दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट, उसके अंदर एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर उस पेशेंट के अंदर टेम्परेचर उसका ज़्यादा नहीं है तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट उसके अंदर नहीं दिखेगा। अगर
एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखने के वास्ते उसको फीवर होना चाहिए और उसका बॉडी टेम्परेचर राइज है तो ही एंटीपायरेटिक इफेक्ट उस पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। अदरवाइज इफ द बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल देन डोंट शो द एंटीपायरेटिक इफेक्ट। The absorption of the next example is the absorption of iron from GIT, that is gastrointestinal tract, is maximum if the individual has an iron deficiency anemia। अब जो आयरन डिफिशियंसी जो एनीमिया ये डिसीज़ है इसके अंदर क्या होता है कि जो एब्सॉर्प्शन रहता है आयरन का फ्रॉम द GIT के अंदर ये मैक्सिमम होता है। आयरन डिफिशियंसी के अंदर ही जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट के अंदर एब्सॉर्प्शन रहता है आयरन का वो मैक्सिमम होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर। समझता है ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्या है? जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका डिसोल्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, देन उसका एब्सॉर्प्शन होगा, देन मेटाबॉलिज्म होगा और देन मेटाबॉलिज्म होने के बाद उस ड्रग का एक्सक्रीशन होगा और एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? थ्रू द लिवर उसका एक्सक्रीशन होगा, तभी उसका एक बेस्ट रिजल्ट और ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो कि एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डोज को। समझ में आता है? इसमें ऐसा ही बताया गया है कि किसी पेशेंट को कुछ डिसीज़ होने पर ही कुछ जो ड्रग है वो काम करते हैं, अदरवाइज उसका कुछ भी काय पण त्याचा उपयोग होणार नाही हे सांगितलेलं मेटाबॉलिक डिस्टर्बन्समध्ये। तर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये कोणकोणते फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द डोस बघितलेले आहेत। फर्स्ट जे बघितलं होतं ते कोणतं होतं? प्रेझेन्स ऑफ डिसीज बघितलं आहे। देन नेक्स्ट इज ॲक्युम्युलेशन, देन नेक्स्ट इज ॲडिटिव्ह इफेक्ट, देन इज synergistic effect, then next is antagonistic effect, and then next is idiosyncrasy, and then next is tolerance, then tachyphylaxis, देन नेक्स्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। फर्स्ट क्या देखे थे? पूरे 16 फैक्टर हैं। इज मोस्टली IMP क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द फैक्टर्स influencing dose. First is age, then next is gender or sex, then next is body weight, then next is route of administration, time of administration, then next is environmental factors, then next is emotional factors, then is presence of disease, then accumulation, then additive effect, then synergism, then antagonism, then idiosyncrasy, then tolerance, then tachyphylaxis, and last is metabolic disturbances. If any queries or any difficulty you can ask separately। तो ये जो चैप्टर है इसका आधा पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है। पोस्टोलॉजी का डेफिनेशन देखें और इसके फैक्टर 16 फैक्टर थे हमने स्टडी कर लिए। तो इसके आपको साइड बाय साइड नोट्स निकालने हैं। ओके, थैंक यू।